आप सभी को नमस्कार। अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। बीच बीच में आप परेशान होते हैं कि आपका कुछ छूट जाता है। यदि आपका गैप होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो उसी से संदर्भित किस प्रकार से हम वार्षिक करंट अफेयर्स को लेकर आए, उसी पर कार्य चल रहा है। तो आपका कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। परीक्षा से पूर्व आपको वार्षिक करंट अफेयर्स की एक पूरी सीरीज मिल जाएगी, जहां से आपको सभी संदर्भ क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 5 तारीख से, जैसे पूर्व में भी बताया गया, मैं फिर से बता दे रहा हूं, 5 तारीख से आपका एक लाइव सेशन प्रारंभ हो रहा है। और इस लाइव सेशन की जो टाइमिंग होगी वो भी आपके कम्युनिटी टैब में मैं आपको अवगत करा दूंगा। और ये जो लाइव सेशन आपका होगा, इसमें हम पिछले वर्षों के, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। और आज का जो सबसे पहला मुद्दा हमने लिया है वो लिया है IWAI। IWAI बहुत कम लोग जानते होंगे शायद ही, क्योंकि IWAI क्या है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और भारत का जो एक, आप कह सकते हैं, जो जलीय परिवहन है, इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें एक, यदि हम कहें तो आमूल चूल परिवर्तन आया है। कैसे? अभी हाल ही में एक संस्था है, संस्था का यदि हम बात करें तो उसका नाम है MOL ग्रुप। MOL ग्रुप जो संस्था है, इसने IWAI से समझौता किया है। क्यों समझौता किया है? परिवहन सेवाओं के लिए। मतलब ये जो कंपनी है MOL ग्रुप, ये एक वैश्विक स्तर की कंपनी है। और ये LPG जो गैस है, इसकी एक प्रमुख निर्यातक कंपनी है, एक प्रकार से कह लीजिए। और ये निर्यात करती है, इनको निर्यात करती है। जो LPG गैस होता है उसका निर्यात वैश्विक स्तर पर करती है। तो वैश्विक स्तर पर करती है तो परिवहन, कहने का मतलब परिवहन कराती है। और आप जानते हैं कि इस तरह का, जैसे आप तेल की बात कर लें या पेट्रोलियम के साथ साथ यदि हम गैस की बात कर लें, इस तरह के जो भी परिवहन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल मार्गों से होते हैं। तो इसने समझौता क्या किया है? इसने समझौता किया है IWAI से कि भारत के जो जलीय मार्ग हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा NW1, NW2, तो भारत के जो जलीय मार्ग हैं उन तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके और भारत के जलीय मार्गों का प्रयोग करके ये परिवहन कर सके, ये विभिन्न देशों तक जा सके, भारत के आंतरिक भागों तक पहुंच सके और अपना व्यापार कर सके। तो इन्होंने IWAI से समझौता किया है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि MOL ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन इस संदर्भ में IWAI आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो IWAI का सबसे पहले फुल फॉर्म इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो नोएडा में इनका हेडक्वार्टर है। और जैसे ही बात हम नोएडा की करते हैं, कुछ चीजें आपको याद आनी चाहिए, और जो भी याद आई है उसको आप यहां पे नोट डाउन अवश्य करिएगा। अब ये चर्चा में क्यों है? सबसे पहले इसके चेयरपर्सन कौन है? इनके चेयरपर्सन है अमिता प्रसाद, डॉक्टर अमिता प्रसाद इनके चेयरपर्सन है। इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि IWAI के चेयरपर्सन कौन है। और आप जानते हैं भारत में बहुत सारे जलमार्ग विकसित किए गए हैं, लेकिन 2 से 3 महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण है NWN। किनको जोड़ता है? NWN जोड़ता है प्रयागराज को हल्दिया से। ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। अब अगर प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है तो इसकी दूरी, क्योंकि पहला राजमार्ग जल मार्ग है, तो इसकी दूरी भी पता होना चाहिए। तो इसकी जो दूरी है ये है 1620 किलोमीटर, लगभग 1620 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है। और यदि हम पूछ लें यहीं पे कि ये जो मार्ग है प्रयागराज से हल्दिया, ये किन राज्यों से होकर गुजरता है, कौन कौन राज्य इससे संदर्भित हैं, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका राज्य आ जाएगा बिहार, तीसरा आ जाएगा झारखंड और चौथा आ जाएगा पश्चिम बंगाल। मतलब NW1 जो 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जल मार्ग है, वो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा NW2 मैंने लिखा है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये जोड़ता है सादिया को धुबरी से, सादिया को धुबरी से जोड़ता है। अब अगर ये सादिया को धुबरी से जोड़ता है तो ये दोनों स्थान कहां पे हैं? ये दोनों स्थान आपको असम में देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि NW2 जो मार्ग है, जो जल मार्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ असम राज्य में विस्तारित है। और असम राज्य में अगर विस्तारित है, निश्चित रूप से नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्रा नदी पर विस्तारित है और इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों के
बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि तीसरे के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यदि याद करना है तो कर लीजिए। NW3 ये जोड़ता है कोल्लम को कोझिकोड से, कोल्लम को कोझिकोड से जोड़ता है, और ये दोनों स्थान जो हैं ये आपके केरल में पड़ते हैं। मतलब जो NW3 जलमार्ग है ये आपके दक्षिण भारत में पड़ता है। तो 1 और 2 अवश्य याद रखिएगा, किन को जोड़ता है, कौन सी नदियां हैं, किन राज्यों से होकर गुजरता है, इतनी जानकारी जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने बात किया कि MOL ग्रुप जो है ये एक कंपनी है, वैश्विक स्तर की एक अग्रणी कंपनी है। तो आपको बता दें, क्योंकि हम पे बात कर रहे थे गैस निर्यात की, गैस के परिवहन के लेकर बात कर रहे हैं, तो आपको 2 कंपनियां याद आनी चाहिए। कौन सी? एक कंपनी है एडनॉक और एक कंपनी है अरामको। एडनॉक और अरामको ये जो कंपनियां हैं ये पेट्रोलियम क्षेत्र की एक प्रकार से यदि हम कह लें तो सबसे बड़ी कंपनियां हैं। और ये जो दोनों कंपनियां हैं, चाहे एडनॉक की बात कर लें या अरामको की बात कर लें, ये गल्फ देशों से संबंधित हैं। तो इनके नाम देके पूछे जा सकते हैं। तो एडनॉक आपका है UAE की कंपनी, तेल कंपनी है, और अरामको जो है ये सऊदी अरब की कंपनी है। और आपको बता दें कि ये दोनों कंपनियों ने मिलकर गुजरात राज्य में एक नया संयंत्र पेट्रोलियम का लगाया है। वो भी आपको पता होना चाहिए, पुराना है लेकिन पता होना चाहिए। तो यहां पे संदर्भ क्या है कि इन 2 कंपनियों के नाम आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से वैश्विक स्तर की जो अन्य कंपनियां हैं उनके भी नाम आपको पता होना चाहिए, किसी भी संदर्भ में हो, किसी भी क्षेत्र से हो। जैसे आपने नाम सुना होगा K9 वज्र टी गन, आपने नाम सुना होगा K9 वज्र टी गन, और ये जो गन है ये अभी हाल ही में 100वीं तोप अभी हाल ही में भारतीय थल सेना को सौंपी गई है। तो जो K9 वज्र टी गन बनाने वाली कंपनी है ये है L&T, लार्सन एंड टुर्बो की कंपनी है। हजीरा में इनकी इकाई लगाई गई है, और हजीरा में इकाई लगाई गई है तो यहां पे क्या L&T अकेले बनाता है? जी नहीं, यहां पे इनके साथ है हन्नोवा कह सकते हैं, HANWHA, हन्नोवा डिफेंस। ये एक कंपनी है, कहां की है? यदि हम बात करें तो हन्नोवा डिफेंस जो कंपनी है ये आपकी दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और इसी के साथ L&T मिलकर इन तोपों का, इन गनों का निर्माण कर रहा है। तो हन्नोवा डिफेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में L&T ने 100वां तोप बना दिया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें एक कंपनी और आती है जिसका नाम है पैरामाउंट ग्रुप। पैरामाउंट ग्रुप, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? पैरामाउंट ग्रुप सबसे पहले बता दें ये दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है, साउथ अफ्रीका की कंपनी है। और पैरामाउंट ग्रुप और भारत की एक कंपनी जिसका नाम है भारत फोर्ज, ठीक है। भारत फोर्ज और पैरामाउंट ग्रुप मिलकर भारत में क्या बनाने जा रहे हैं? बख्तरबंद गाड़ियां किसके प्रयोग में लाई जाती हैं? सैन्य बलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। तो भारत फोर्ज और पैरामाउंट ग्रुप ये दोनों कंपनियां मिलकर बना रही हैं बख्तरबंद गाड़ियां भारत में। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि पैरामाउंट ग्रुप की जो कंपनी है ये कहां से संदर्भित है। और जैसे मैंने बताया कि ये दक्षिण अफ्रीका से संदर्भित है, तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है घाना, इसकी राजधानी है अक्रा। तो घाना जो देश है दक्षिण अफ्रीका का, ये चर्चा में क्यों है? इन दोनों यदि हम बात करें तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उन्होंने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है कोवैक्स स्कीम निकाली है। इसका उद्देश्य क्या है? कोवैक्स स्कीम का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर ऐसे गरीब देश जो बहुत ही गरीब देश हैं, वैश्विक स्तर के गरीब देश, उनमें से उन गरीब देशों की 20% आबादी को मुफ्त में कोविड वैक्सीन WHO दे रहा है। क्या है कोवैक्स स्कीम? क्या है WHO की? इसके अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर पे जो गरीब देश हैं, विश्व में जो गरीब देश हैं, उनकी कुल जनसंख्या के 20% को मुफ्त वैक्सीन दे रहा है, कोविड वैक्सीन। और ऐसा इसमें पहला जो देश जुड़ा है, इसमें जो पहला देश जिसको इससे लाभान्वित किया जाएगा वो आपका देश है घाना। तो घाना इसमें महत्वपूर्ण है कि कोवैक्स स्कीम के अंतर्गत आने वाला
पहला देश है घाना, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये भी क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन इस देश में दी जाएगी, WHO कौन सी वैक्सीन दे रहा है। तो WHO जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बनाई है, जिसका नाम है कोविशील्ड वैक्सीन इनको दी जा रही है। ठीक है, तो कोविशील्ड वैक्सीन इनको दी जा रही है। भारत में कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है? 2। पहला है कोविशील्ड, दूसरा आपका आता है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किसने बनाया है? कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने। ठीक है, तो भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 भारत में लग रही हैं, भारत के नागरिकों को लगाई जा रही हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा जुड़ता है पुरस्कारों से संदर्भित। पुरस्कार अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी को, भारतीय प्रधानमंत्री को एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है CERA बीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। क्या नाम है? CERA बीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री को। अब इसमें यदि हम बात करें कि CERA क्या है, तो यह एक प्रकार की संस्था है। इसका फुल फॉर्म यदि हम देखें तो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स इसका फुल फॉर्म है। और ये जो संस्था है एक प्रकार की पर्यावरण को लेकर कार्य करने वाली, लोगों को जागरूक करने वाली संस्था है और उसने नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया है। अब यहाँ पे पुरस्कारों की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो आपको बता दें एक नाम आपको याद रखना है। नाम यदि हम बताएं कौन सा है, तो नाम है लीगिया। नाम नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीगिया नोरोन्हा, NORONHA। लीगिया नोरोहा ये क्यों महत्वपूर्ण है? इनको संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव बनाया गया है। लीगिया नोरोहा को संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतवंशी है इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें सचिव कौन है यूनाइटेड नेशन के, तो एंटोनियो गुटेरस सचिव हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था और उससे संदर्भित जितने भी तथ्य हैं मैंने आपको बताए थे, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे मैंने कुछ नाम बताए थे, जैसे एक नाम था उदित सिंघल, जो लोग रेगुलर हमें देखते हैं उनको पता होगा। दूसरा नाम आता है विद्युत मोहन। तीसरा नाम यहां पे आता है अर्चना सोरेंग। इसके बाद आता है खुशी चिंदालिया और खुशी चिंदालिया के बाद आता है सदत रहमान। ये नाम आते हैं। ठीक है, अब इन नामों के बारे में मैंने बताया था कि क्यों चर्चा में है। जैसे पहला नाम है उदित सिंघल, ये क्यों चर्चा में है, तो आपको मैंने बताया था कि सतत विकास के लिए यंग लीडर इनको चुना गया है। क्या चुना गया है? यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लिए यंग लीडर के रूप में उदित सिंघल को चुना गया है। दूसरा नाम आता है विद्युत मोहन क्या है? यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ हैं। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ है, किसने चुना है? यूनाइटेड नेशन ने ही चुना है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ विद्युत मोहन को। इसके बाद आता है अर्चना सोरेंग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन के चेयरपर्सन हैं, जो यूनाइटेड नेशन के प्रमुख हैं, उनका एक एडवाइजरी ग्रुप है जो उनको सलाह देता है। तो उस एडवाइजरी ग्रुप में अर्चना सोरेंग को जगह मिली है। यूनाइटेड नेशन के सचिव के एडवाइजरी ग्रुप में अर्चना सोरेंग को जगह मिली है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद नाम आता है खुशी चिंदालिया क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में इनको क्षेत्रीय राजदूत चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इनको क्षेत्रीय राजदूत चुना है। और सदत रहमान, ये बच्चा क्यों महत्वपूर्ण है? सदत रहमान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी के सभी जो मैंने नाम बताए, चाहे उदित सिंघल, विद्युत मोहन, अर्चना सोरेंग, खुशी चिंदालिया या सदत रहमान, ये सभी के सभी बच्चे हैं। और बच्चे की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि किस एज ग्रुप के लोगों को, किस एज ग्रुप के बच्चों को
आप कहते हैं कि बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बच्चे हैं 15 साल से कम की उम्र के सभी बच्चे हैं जिनको ये एक प्रकार से हम देखें तो यूनाइटेड नेशन ने ये ख्याति दी है। अगला राज्य की बात हम कह लेते हैं, राज्य आधारित कुछ प्रश्नों के। जैसे भारत का एक राज्य है जहां पे वर्ष 2021 में पहली बार उस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रगान बजा। पहली बार उस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रगान का वाचन हुआ। ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य आपका आता है नागालैंड, ठीक है। पहली बार स्वतंत्रता जब ये राज्य बना, राज्य कब बना यदि हम बात करें 1963 में राज्य बना, लेकिन आज तक कभी भी राष्ट्रगान का वाचन यहाँ पे नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है, ठीक है। अब नागालैंड की यदि हम बात करते हैं तो इन दिनों ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी हाल ही में विश्व बैंक ने 68 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। किसके लिए? शिक्षा में सुधार के लिए 68 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है और इससे उम्मीद की जा रही है कि नागालैंड के 1 लाख बच्चों को और कम से कम 20,000 अध्यापकों को इससे फायदा मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस प्रोग्राम का यदि हम नाम बताएं क्या है, तो इस प्रोग्राम का नाम भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नागालैंड इनहैंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से नागालैंड में शिक्षा में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो विश्व बैंक की सहायता से, क्योंकि 68 मिलियन डॉलर का ऋण विश्व बैंक ने दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक और राज्य इन दिनों चर्चा में है, उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने एक अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश क्या है कि पति की संपत्ति में महिलाओं को स्वस्वामित्व का अधिकार, पति की संपत्ति में महिलाओं को स्वस्वामित्व का अधिकार देने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है। इसलिए ये राज्य भी आपकी परीक्षा के लिए चर्चा में है, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश क्यों इन दिनों चर्चा में है? उत्तर प्रदेश में एक नया हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जिसका नाम है कुशीनगर। नया नहीं है बल्कि ये क्षेत्रीय उड़ान से जुड़ा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए भी इसको जोड़ा गया है। तो कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले एक था लखनऊ हवाई अड्डा जिसको अंबानी एयरपोर्ट के नाम से, अदानी एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अदानी ने इसको खरीद लिया है। दूसरा आपका आता है वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी एयरपोर्ट, लखनऊ और कुशीनगर ये तीसरा है। हालांकि जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र पर बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में ही, अभी कुछ दिन पूर्व ही भारत के रक्षा मंत्री ने लखनऊ में एक फायर सेफ्टी पार्क का उद्घाटन किया था। फायर सेफ्टी पार्क, फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। और ये जो फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में बन रहा है, इसमें भारत के तो जो भी फायर सेफ्टी से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो तो यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे ही साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, इनसे संदर्भित जो इस क्षेत्र विशेष में कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी हमने बात किया था कि वैश्विक सहायता की, तो एक संस्था है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसने भी 304 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। किसको दिया है? असम को दिया है। असम राज्य को 304 मिलियन डॉलर का ऋण AIIB ने दिया है। क्यों? पावर ट्रांसमिशन में सुधार के लिए, विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए ये ऋण दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में असम इस समय चर्चा में, क्यों? आप देख रहे होंगे हिमा दास की जो पिक्चर है वो आजकल वायरल हो रही। क्यों? क्योंकि इनको DSP बनाया गया है। असम राज्य सरकार ने DSP बनाया है हिमा दास, जो एथलीट हैं इनको, और इन्होंने जो एशियन गेम हुए थे वहां पे इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की, नागालैंड की बात किया, असम की बात किया, तो आपको बता दें कि एक मांग चल रही है इस समय इन दिनों, इनका नाम है त्रिपुरा लैंड।
त्रिपुरा लैंड नामक एक अन्य राज्य की मांग चल रही है। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में एक अन्य राज्य की मांग चल रही है जिसका नाम है त्रिपुरा लैंड। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा लैंड नामक राज्य की मांग कहां पर चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। जैसे एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहां पर शुरू की गई है? हाल ही में ये शुरू की गई है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है। क्या ये पहली योजना है इस तरह की? नहीं, इससे पहले इस तरह की योजना आंध्र प्रदेश में चल रही है। तो दिल्ली दूसरा राज्य है जिसने घर घर राशन की योजना प्रारंभ किया है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, दिल्ली ने तमिल भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में तमिल अकादमी की स्थापना किया था। आपको पता होगा, मैंने बताया भी था। यहां पे सांसद हैं गौतम गंभीर जिन्होंने जन रसोई कैंटीन भी शुरू किया था, यह भी आपको पता होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कॉन्टैक्टलेस टिकट जो यहां पे परिवहन है, रोडवेज परिवहन जो यहां पे है, यदि आप दिल्ली की बसों में अब जाते हैं तो दिल्ली की 100% बसों में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है कॉन्टैक्टलेस टिकट। मतलब यदि आप जाते हैं तो सिर्फ एक ऐप के माध्यम से आपको टिकट मिल जाएगा, किसी भी कंडक्टर जो वहां पे होते हैं उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। और ये जो ऐप है इसका नाम है चार्टर, CHARTR। ये ऐप है जिसके माध्यम से यदि आप दिल्ली में परिवहन करते हैं, दिल्ली में सफर करते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से दिल्ली के बसों के लिए टिकट आप बुक कर सकते हैं। हमने बात किया आंध्र प्रदेश की कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार घर घर राशन योजना शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश का एक पड़ोसी, एक प्रकार से कह लीजिए राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य पड़ोसी राज्य, और तमिलनाडु भी इन दिनों चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहां पर एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जो मवेशी पार्क है वो तमिलनाडु में बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात पार्कों की हो रही है, आपको कुछ पार्कों के बारे में मैंने बताया था। जैसे मैंने आपको बोला था लेदर पार्क के साथ साथ मैंने बोला था टायर पार्क के बाद मैंने बोला था मॉस गार्डन पार्क के बाद मैंने आपको बताया था फायर पार्क के बाद हमने आपको मवेशी पार्क हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क, और इसके बाद मैंने बताया था चंदन का संग्रहालय, और मैंने आपको बताया है ग्रीन रामायण पार्क के बाद मैंने बताया था मंकी पार्क के बाद मैंने बताया था रेत के टीलों का पार्क। इतने पार्कों के बारे में मैंने आपको बताया था जो भारत में हाल ही में पिछले 2 से 3 महीनों में बने हैं। जैसे आपको देखना है कि कौन कौन सा आपको याद है। जैसे यदि हम बात करें लेदर पार्क कहां पे बन रहा है, तो भाई लेदर पार्क बन रहा है कानपुर में। ठीक है। टायर पार्क कहां पे बन रहा है? कोलकाता। मॉस गार्डन पार्क कहां पे बन रहा है? नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है। फायर पार्क कहां पे बन रहा है? उड़ीसा में बन रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क कहां पे बन रहा है? तमिलनाडु में बन रहा है। चंदन पार्क हो गया मैसूर, कर्नाटक में बन रहा है। ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी में बन रहा है, उत्तराखंड में बन रहा है। मंकी पार्क कहां पे बन रहा है? शिमोगा में बन रहा है, कर्नाटक में। रेत के टीलों का पार्क बना है गोवा में। तो इतने पार्क आपको आगामी परीक्षाओं के लिए याद होने चाहिए, क्योंकि पार्कों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ आपको मैंने यहाँ पे मैं बता दूं 2-3 चीज़ें और बता दूं आपको। जैसे हमने बात किया कर्नाटक की हमने बात किया, तो कर्नाटक से संबंधित भी कुछ प्रश्न है जिनकी चर्चा मैं अभी करूंगा। लेकिन उससे पहले उड़ीसा की हमने बात किया है, तो उड़ीसा से संदर्भित कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं और कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि खेलो इंडिया गेम इन समय चल रहा है, और मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया गेम के बारे में कि कहां कहां इसका आयोजन हो रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में, इसके बाद आपका हरियाणा में होना है। और अब क्या बात हुई है, अब खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम का आयोजन होना है। और जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम होगा ये आपके
कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम जो है कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। पहला प्रश्न तो यही हो गया। दूसरा और क्या महत्वपूर्ण है, इसमें 2 खेलों को पहली बार जोड़ा गया है। कौन कौन से? योगासन और मल्लखंभ। ठीक है, तो मल्लखंभ जो कि मध्य प्रदेश का खेल है और योगासन, इन 2 खेलों को पहली बार खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम में जोड़ा जा रहा है। यदि हम आपसे पूछें कि क्या खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम का ये पहला संस्करण है, तो जवाब होगा जी नहीं। पहला संस्करण इसका 2020 में आयोजित किया गया था। कहां पे? भुवनेश्वर में। ठीक है, तो मतलब खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम का यह दूसरा संस्करण है जो कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें योगासन और मल्लखंभ को पहली बार शामिल किया जाएगा। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की, क्योंकि फायर पार्क उड़ीसा में बना है, तो उड़ीसा से संदर्भित कुछ चीजें हम देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा में एक स्थल है जिसको बोलते हैं आदि शक्ति पीठ। तो जो आदि शक्ति पीठ है, इसको जीर्णोद्धार करने के लिए, इसका जीर्णोद्धार करने के लिए उड़ीसा सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं। 200 करोड़ रुपए आदि शक्ति पीठ के, माफ करिएगा थोड़ा सा लाइटिंग में दिक्कत हो गई थी, इस वजह से वीडियो आपका कट गया था, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि उड़ीसा में आदिशक्ति स्थल है जिसके लिए उड़ीसा सरकार ने 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उसके बाद आपको बता दें कि उड़ीसा में जैसे कुछ यात्राएं प्रमुख हैं, जैसे ठकुरानी यात्रा। ठीक है, ठकुरानी यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, तो जगन्नाथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ यात्रा। और यहीं पे जब ये यात्रा वापस आती है तो इसको बोलते हैं बहुधा यात्रा। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पे क्या बन रहा है? कोविड-19 वैक्सीन मेमोरियल बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। भुवनेश्वर में कोविड-19 वैक्सीन मेमोरियल बन रहा है। यहाँ पे पटचित्र पेंटिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी मशहूर है, पटचित्र पेंटिंग यहाँ की काफ़ी मशहूर है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी हाल ही में एक मेला लगा है जिसका नाम है तोशिला क्राफ्ट मेला। ये एक प्रकार से यदि हम देखें तो हस्तशिल्प का मेला है जिसका आयोजन उड़ीसा में किया गया था। इतनी जानकारी उड़ीसा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दिनों उड़ीसा 2 और कारणों से चर्चा में है। एक तो ये हो गया, दूसरा कारण है यहाँ पे 2 नई लौह अयस्क की खानें खोजी गई हैं। पहला नाम है, यदि हम बोलें तो जिलिंग लैंगलोटा, पहला है जिलिंग, दूसरी जो खान है उसका नाम है लैंगलोटा। तो जिलिंग लैंगलोटा, ये 2 खदान लौह अयस्क की नई खोजी गई है उड़ीसा में। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, नई माइंस है जिलिंग लैंगलोटा, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में यदि हम बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक से संबंधित बात कर रहे थे, हमने बात किया ठकुरानी यात्रा की, हमने बात किया भगवान जगन्नाथ यात्रा की, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य भी इन दिनों चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खजुराहो नृत्य महोत्सव जो होता है, क्योंकि आप जानते हैं खजुराहो जो स्थल है ये विश्व विरासत स्थल है, जिसके कारण क्या होता था कि खजुरानी जो नृत्य महोत्सव था उसका आयोजन उस स्थल विशेष में नहीं हो पाता था क्योंकि उसको संरक्षित किया जा रहा है। तो 44 वर्षों के बाद भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के निवेदन के बाद 44 वर्षों के बाद ये आयोजन इस खजुराहो स्थल पर खजुराहो क्षेत्र विशेष में होने जा रहा है और ये महत्वपूर्ण है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन जो 2021 में किया जाएगा, 44 वर्षों बाद खजुराहो के स्थलों में किया जा रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर बैलून सफारी प्रारंभ की गई थी। हॉट एयर बैलून सफारी यहाँ पे प्रारंभ की गई थी। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि बाघ और तेंदुए की सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में रह रही है। मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व भी बना है जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये आपको पता होना चाहिए, रातापानी टाइगर रिजर्व। इसके साथ साथ एक और नया टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है कुंभलगढ़
कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। लेकिन ये जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है ये आपके राजस्थान में पड़ता है और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो रातापानी और कुंभलगढ़ दो नए टाइगर रिजर्व भारत में बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के साथ साथ ओरछा है। ग्वालियर और ओरछा इन दो शहरों को यदि हम देखें तो ये चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि विश्व विरासत, विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको शामिल किया गया था, विश्व धरोहर शहर के रूप में इनको शामिल किया गया था। तो ग्वालियर और ओरछा ये दो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, 2 से 3 और टॉपिक हैं, उनको भी हम देख लेते हैं और इसके बाद हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो भी करंट अफेयर से संबंधित समस्या है आप हमें बताएं। निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा से पहले 100% 100% आश्वस्त रहेंगे कि आप करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अब यदि हम बात करें सैन्य अभ्यासों की बात कर लें, कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों की यदि हम बात कर लें तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है पैसेक्स। जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? अरब सागर में हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि पैसेक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? यदि हम बात करें तो अरब सागर में हुआ है। अब कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं। जैसे हमने बात किया इंडोनेशिया, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके आधार पर बताया गया कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता सबसे तेजी से, विश्व में सबसे तेजी से डूबने वाली राजधानी बनने जा रही है जकार्ता। और इसी के कारण मैंने पूर्व में आपको बताया था कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया है और जकार्ता से ये ईस्ट कालीमंतन अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहे हैं, ईस्ट कालीमंतन। और जैसे ही बात करते हैं ईस्ट कालीमंतन या जकार्ता की, एक प्रश्न भूगोल की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, क्या कि जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है या ईस्ट कालीमंतन किस द्वीप पर स्थित है। तो जकार्ता के बारे में यदि हम बात करें तो जकार्ता आपका मिलता है जावा द्वीप पर, ठीक है। यदि हम बात करें ईस्ट कालीमंतन किस द्वीप पर है तो यह है बोर्नियो द्वीप पर। तो जावा और बोर्नियो द्वीप कहां से संदर्भित हैं? इंडोनेशिया से संदर्भित हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और आपने मैप का यदि अध्ययन किया होगा तो आप देखने को पाएंगे कि इंडोनेशिया जुड़ता है पापुआ न्यू गिनिया से। एक तरफ इंडोनेशिया आता है, ये भाग आपका आता है पापुआ न्यू गिनिया से और यहीं से ये अलग होता है ऑस्ट्रेलिया से। इसके बीच में एक जल संधि आती है, वो कौन सी है वो भी आपको मैंने कई बार बताया है। तो ये जल संधि है टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि से ऑस्ट्रेलिया का जो केप यार्क प्रायद्वीप है वो पापुआ न्यू गिनिया से अलग होता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही और इसी प्रकार से ये सीरीज आपको मिलती रहेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक योजना है महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण योजना। महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना है, इसलिए इसके भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप संतुष्ट होंगे और चीज़ें आपको मिलेंगी। आप यदि एमपी का एग्जाम दे रहे हैं, इस चैनल पर बने हैं, तो लगातार आपको वार्षिक करंट अफेयर्स मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। 5 तारीख याद रखना है, 5 तारीख से आपका लाइव सेशन पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेकर प्रारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से आपको इससे फायदा मिलने वाला है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, आभार।